हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 6 से 12 तक करेंगे। हम लोगों ने अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किया है दोस्तों, जिसमें चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, आप वहाँ से उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर को देखने के बाद, सुनने के बाद आप जो है उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला है, मैं सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है। एक तरफ इंग्लिश में पीडीएफ है और दूसरी तरफ उसी का हिंदी में पीडीएफ है, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों मौर्य वंश के बारे में अच्छे से देख लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है अशोक के बारे में ये सब अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके पिलर वीलर के बारे में, उसके पहले हम लोग जो है पूरा पाषाण काल के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, लेटर वैदिक, महाजनपद, ये सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ लिए थे। कुषाण वंश के बारे में, कनिष्क के बारे में अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका गुप्त वंश के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में, साथ ही साथ पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर एंड न्यू किंगडम, नए साम्राज्य और नए राज्य, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक था, इम्पोर्टेंट शासक था, ठीक है। तो उस समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसके प्रशस्ति से। प्रशस्ति कुछ नहीं होता था, राजा के राजा को आदर करने के लिए जो उनके प्रशंसा में जो लिखे जाते थे उसको प्रशस्ति बोलते थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति जो है, समुद्रगुप्त का एक कवि था, ठीक है, जिसका नाम था हरिसेन, ठीक है, वो लिखा है। तो इलाहाबाद में एक प्रशस्ति पाया गया है, ठीक है, जो अशोक का ही था। अशोक का प्रशस्ति था, मतलब अशोक का एक पिलर था, स्तंभ था, उसी पे हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ लिखा, उसी को बोलते थे, प्रशंसा में लिखा तो उसी को प्रशस्ति बोलते हैं। और ये जो पाया गया है कहाँ पे, इलाहाबाद में पाया गया, जिसका भी प्रेजेंट में नाम क्या है, प्रयागराज, ठीक। तो हरिसेन जो था उसका कवि भी था, समुद्रगुप्त था, और कौन था, मंत्री भी था, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है दोस्तों, वो संस्कृत जो है लिखा गया है किसमें, संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ जब हम गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़े थे, जो सातवाहन वंश का था, ठीक है, उसके समय में भी ये लिखा गया था। लेकिन गुप्त के समय में जो प्रशस्ति शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में लिखा गया है कि राजा जो था वो बहुत ही बड़ा अच्छा योद्धा था, वॉरियर था, ठीक है, बहुत सारा उसने युद्ध जीता, ठीक है। और उसके दरबार में बहुत सारे कवि ये सब भी थे, ठीक है। वो उसको भगवान के बराबर दर्जा जो है दिया जाता था, ईश्वर के बराबर बताया गया, ऐसा उस प्रशस्ति में लिखा गया था, ठीक है। जैसे प्रशस्ति में का कुछ अंश है, कुछ टुकड़ा है, वो लिखा गया है कि राजा का जो शरीर था वो बहुत सारे निशानों से युक्त था। जो निशान था वो किसका था, गदा का था, ठीक है, तीर का था, एरो का था, स्पाइक्स का था, स्पीयर्स का था। इससे ये पता चलता है कि राजा जो है बहुत बड़ा योद्धा था और युद्ध में उसको चोट लगा, ठीक है, और घायल भी हुआ, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा, इसीलिए उसके शरीर पे बहुत सारा दाग है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप मैप देखेंगे तो, अगर हम मैप देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप देखते हैं तो देखिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये बताए महाजनपद का समय है, ये गुप्त वंश के बारे में दिखा रहा है, ठीक है, ये गुप्त वंश के समय का है। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, इसमें क्या किया, इस समय जो भी उस समय राजा थे, ठीक है, उसको समुद्रगुप्त ने उखाड़ के फेंका और यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। और जो पिंक वाला आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, जो पिंक वाला एरिया देख रहे हैं, ठीक है, इसको राजा ने उखाड़ के तो नहीं फेंका, लेकिन इस क्षेत्रों पे ठीक है, इन क्षेत्रों पे लोगों ने हार गया, राजा लोग जो लोग थे हार गए, लेकिन समुद्रगुप्त जो था इसको कैप्चर नहीं किया बल्कि छोड़ दिया। लेकिन ये जो राजा थे यहाँ वाले, जो लाल कलर वाले या पिंक वाले जो राजा हैं, ये समुद्रगुप्त को उपहार के रूप में समर्पण जो है भेजते रहते थे, ठीक है। तो जब समर्थन भेजे तो राजा ने खुद, समुद्रगुप्त ने उसको फिर से शासन करने का दे दिया, क्या, परमिशन, ठीक है। तो यहाँ के राजा को उसने उखाड़ के फेंका, जो ये पिंक वाला एरिया था उसने हरा तो दिया, फिर वो लोगों ने कुछ पैसा भेजा, या जो उसके बाद इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। और जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं,
यहाँ के राजाओं ने अपनी बेटियों को, ठीक है, समुद्रगुप्त से शादी करने के लिए भेजा। तो 3 एरिया था उस समय। तो आप देख रहे हैं समुद्रगुप्त का जो शासन था वो इस टाइप का था। साउथ इंडिया में उतना नहीं था, साउथ इंडिया में देख रहे हो पूरा खाली खाली था, ठीक है। कुछ यहाँ पे एरिया था उन जो कैप्चर वैप्चर किया था, ठीक है, जो गुप्त वंश से कंकर किया था, कुछ शहर को किया था, ये छोटे छोटे जो शहर हैं, ठीक है, जो गुप्त वंश ने रेड वाला किया था। अब बाकी जो रेड वाला नहीं है, जो काला काला है, ठीक है, साउथ में, वो सबको नहीं किया था, ठीक है। तो 3 तरह का एरिया जो था उस समय था, ठीक। एक तो आर्यावर्त बोलते हैं, जो जो ग्रीन कलर का एरिया उसको आर्यावर्त बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रूट जो आर्यावर्त का समय एरिया था उसको समुद्रगुप्त ने कैप्चर कर लिया। जो दक्षिण पथ का एरिया था, ठीक है, उसको जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला राज्य एरिया को, तो ये जो आप दक्षिण पथ का एरिया देख रहे हैं डॉट वाला, ठीक है, इनको हराया था। लेकिन जब ये लोग पैसा दिए, ठीक है, तो उसके बाद ये उनको परमिशन दे दिया। और जो तीसरा एरिया था इनर, ये जो पिंक वाला, इन लोगों ने कुछ कुछ जो है ट्रिब्यूट के रूप में भेजा। और जो ये वाले थे इन्होंने अपनी बेटियों को भेजा शादी वादी करने के लिए समुद्रगुप्त। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? समुद्रगुप्त को जो था म्यूजिक का बहुत शौक था। तो देखिए ये समुद्रगुप्त का फ़ोटो है, ठीक है। देख रहे हैं कि सोना का सिक्का उस समय था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का फ़ोटो और ये बीना बजा रहा है, मतलब उसको म्यूजिक का शौक था। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ोटो वोटो है गॉडेस का, मतलब उस समय का जो सिक्का था वो बहुत अच्छा था, दिखने में अट्रैक्टिव था। ये सब जो इम्पोर्टेंट प्लेस है दोस्तों, उज्जैन है, सातवाहन, अजंता, ऐहोल है, किसका चालुक्य का अमरावती यहाँ पे है, पल्लव लोग कांचीपुरम में शासन करता था, महाबलीपुरम, अरिकमेडु देखिए यहाँ पे है। तो ये सब एक बार अच्छे से देख लेंगे। चोला लोग जो था पुहार में था, पांडे जो मदुरई में, इधर चेरा वंश है ना। ये कन्नौज हो गया, ये प्रयाग हो गया, ये पाटलिपुत्रा हो गया, नालंदा हो गया, ये जो है आपका वल्लभी हो गया गुजरात का, है ना। ये भरूच हो गया, हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे से आप एक बार देख लेंगे मैप में। मैप एनसीईआरटी में जो भी मैप है, जो भी पिक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेनियोलॉजी के बारे में कि समुद्रगुप्त का परिवार, जो दादा वादा के बारे में, उसका बेटा के बारे में, ये सारा चीज़। तो देखिए समुद्रगुप्त का जो दादा था, ठीक है, और उसके जो परदादा हुआ करते थे, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग का मेंशन है। कहाँ पे? समुद्रगुप्त का प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त इसका बेटा था, इसका बेटा ये था, ये सारा चीज़, ठीक। तो समुद्रगुप्त का जो बाप था, ठीक है, उसका नाम था कौन? चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो था उसका बाप, और उसकी माँ जो थी वो कौन थी? लिच्छवी, गण की माँ कुमार देवी थी, ठीक है। तो इसका जो बाप था चंद्रगुप्त, किसका बाप? समुद्रगुप्त का। उसने महाराजा अधिराज का टाइटल लिया, ठीक है। तो पहला गुप्त वंश का शासक जिसने महाराजा अधिराज का टाइटल लिया वो कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त। उसके बाद उसका बेटा जो था समुद्रगुप्त, वो भी टाइटल लिया था। इसके पहले, मतलब महाराजा धीराज का टाइटल समुद्रगुप्त नहीं लिया था, तो उसके पहले जो भी थे वो लेते थे महाराजा का टाइटल। तो सबसे बड़ा राजा होता था, राजाओं का राजा महाराजा, और उससे बड़ा राजा महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का जो टाइटल लिया सबसे पहले गुप्त वंश के शासक ने, चंद्रगुप्त ने लिया, और उसके बाद उसका बेटा जो है समुद्रगुप्त भी लिया, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त का बेटा था कौन? चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के बारे में भी हम लोग को इंस्क्रिप्शन से दोस्तों, ठीक है, पता चलता है और सिक्कों से पता चलता है। तो चंद्रगुप्त टू के बारे में आपने सुना भी होगा कि इसके दरबार में बहुत सारे जो है विद्वान लोग भरे थे, जैसे कालिदास, ये सब इसी के दरबार में भरे हुए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त टू ने एक मतलब जो है सैन्य अभियान किया था, एक्सपेडिशन किया था, कहाँ पे? वेस्ट इंडिया में। कहाँ किया था? वेस्ट इंडिया में। और शाक को हराया था। शक वंश जो था, वेस्ट इंडिया इधर है, तो वेस्ट इंडिया में हरा कर शाक को हरा दिया था, शक वंश के। इसके बाद उसने हराने के कारण विक्रम संवत को चलाया था। तो विक्रम संवत जो था 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसके दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, विद्वान लोग, उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया, शक को हरा दिया, और उसी समय वो विक्रमादित्य का टाइटल लिया। कौन? चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये गुप्त वंश के बारे में था। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हर्षवर्धन वंश के बारे में, ठीक है। तो हर्षवर्धन और हर्षचरित, देखिए हर्षवर्धन जो था वो इसका जो मेन एरिया था दोस्तों, पंजाब हरियाणा का एरिया, जो थानेसर का एरिया है, वहाँ पे ये शासन करता, दिल्ली के आसपास का, ठीक है। तो इसके दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बाणभट्ट। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। आज से 1400 साल पहले, मतलब 700 AD में, 700 AD में, ठीक है, के आसपास का जो समय है वो आपका
हर्षवर्धन का समय था। ठीक, तो इसका जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र मतलब हर्ष के बारे में स्टोरी है कि हर्ष का माँ बाप कौन था, ठीक है, हर्ष ने किस तरह राजा बना। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो हर्षचरित्र है उसके बारे उससे थ्रू हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। ठीक है, जो संस्कृत में बुक है। साथ ही साथ एक चाइनी का ट्रेवलर, चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। इसने जो है एक बुक लिखा था। ठीक है, उस बुक के थ्रू जो है हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, क्योंकि ह्वेनसांग जो था बहुत समय तक हर्षवर्धन के दरबार में रहा था और उन्होंने जो भी लिखा उसका वर्णन किया। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो था दोस्तों वो बड़ा बेटा नहीं था, अपने पिता का बड़ा बेटा नहीं था। ठीक है, लेकिन थानेसर का एरिया राजा बना। कब राजा बना? जब इसके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसका भाई का भी जब मृत्यु हो गया तब बना। ठीक है, इसका जो ब्रदर इन लॉ था, इसका जो बहनोई था दोस्तों, वो कन्नौज का राजा था, लेकिन बंगाल का जो एक शासक था उसको मार दिया। किसको? इसके बहनोई को। उसके बाद हर्षवर्धन ने बंगाल में अटैक किया, कन्नौज में अटैक किया और कुछ हद तक वहाँ पे जीता भी। तो बंगाल में इसने जीत लिया और मगध में भी जीत लिया, लेकिन साउथ इंडिया में ये नर्मदा नदी को जो है क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उस समय चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II ने इसको हरा दिया और नर्मदा नदी को ये क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो हर्षवर्धन का जो एरिया था, एरिया जहाँ पे इसने राज्य किया, वो था नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी के नीचे ये क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि उस समय चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन II था, इसने इसको हरा दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पल्लव वंश के बारे में और कुछ चालुक्य वंश के बारे में और पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो पल्लव था और जो चालुक्य वंश था दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था साउथ इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पल्लव था, जैसे हम अगर इंडिया का मैप बनाएं तो पल्लव जो था ये आपका जो था इस एरिया में था। कहाँ पे? कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा। तो कांचीपुरम से लेके और कावेरी डेल्टा के बीच का एरिया जो है वो पल्लव वंश का था। और जो आपका चालुक्य था वो रायचूर दोआब में था, मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है इनके बीच का जो एरिया था वो था आपका चालुक्य वंश के अंदर। और जो कावेरी पट्टनम मतलब कावेरी नदी और कांचीपुरम के बीच में वो जो एरिया था वो किसका था? पल्लव वंश के बारे में। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चालुक्य का जो शासन था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। जो चालुक्य का कैपिटल था, राजधानी था, वो था ऐहोल। मैंने मैप में दिखाया था आपको ऐहोल कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे चालुक्य है, देखिए ये है ऐहोल है। ठीक है, तो ऐहोल इसका जो था कैपिटल था। ठीक है, तो ऐहोल जो था वो एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, रिलीजियस एरिया भी बन गया। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल थे। और पल्लव वंश जो था और चालुक्य था वो एक दूसरे के ज़मीन पे जो है अटैक करते थे, राजधानियों को निशाना करते थे, क्योंकि वो समृद्ध था, प्रॉस्परस था। ठीक है, तो चालुक्य का सबसे फेमस जो राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो सबसे फेमस चालुक्य राजा था, इसका एक कवि था जिसका नाम था रविकृति। तो रविकृति ने इसके सम्मान में एक प्रशस्ति लिखा है। ठीक है, जिसके बारे में, जिस प्रशस्ति के थ्रू जो है हमें पुलकेशिन द्वितीय के पूरा परिवार के बारे में, इसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में, ठीक है, लड़े गए युद्ध के बारे में पता चलता है। तो रविकृति वाला जो लिखा था प्रशस्ति, ठीक है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया आना चाह रहा था नर्मदा नदी को क्रॉस करके, तो पुलकेशिन जो द्वितीय था उसने इसको हरा दिया। ठीक है, और इस कारण से हर्षवर्धन कभी भी साउथ इंडिया को नहीं आ पाया, क्योंकि नर्मदा नदी को क्रॉस करने से चालुक्य उसको हरा दिया। ठीक है, समझ में आया इतना? तो हर्षवर्धन कहा जाता है, इसने रविकीर्ति ने लिखा भी है कि हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। तो बोल रहा है कि हर्षवर्धन तभी तक हर्ष रह पाया, खुश रह पाया, जब तक उसका पुलकेशिन द्वितीय से सामना नहीं हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय से सामना होने के बाद हर्षवर्धन जो था अब आनंद रूप से नहीं रह पाया, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चालुक्य हरा तो दिए, लेकिन चालुक्य का जो विजय था वो बहुत कम समय तक था, अल्पकालीन था। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, पल्लव वंश भी कमज़ोर पड़ गया और चालुक्य वंश भी कमज़ोर पड़ गया, और उसके बाद जो है राष्ट्रकूट और चोला वंश का उदय हुआ। तो जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कक्षा 7 में। ठीक है, तो जब चालुक्य और पल्लव कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद राष्ट्रकूट और चोला वंश का उदय हुआ। ठीक है,
तो ये जो एरिया था दोस्तों, उसका प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हुआ करता था, और सबसे जब जो टैक्स था ज़मीन से, जो लैंड रेवेन्यू था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था इन राजाओं के लिए, ठीक है। और गांव जो था वो आधारभूत संरचना था जिसके थ्रू प्रशासन किया जाता था। तो गाँव प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? गाँव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव हुआ, ठीक है। तो राजा जो था, ठीक है, जो बहुत लोगों के सपोर्ट से, समर्थन से स्ट्रांग बन गया। तो राजाओं ने सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सैन्य शक्ति, जो जैसे मान लो राजा है, कोई राजा है और इसको लग रहा है कि ये वाला जो आदमी है बहुत पावरफुल है, ये भी आदमी बहुत पावरफुल है, तो इनके सपोर्ट से राजा चाहा कि हम जो है और बड़ा बन जाएंगे, ठीक है। तो राजा और बड़ा धीरे धीरे बन गया, ठीक है। तो राजाओं ने क्या किया, लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतने, जो लोग पावरफुल थे उनका विश्वास को जीतने के लिए, उनका समर्थन जुटाने के लिए, उनका सपोर्ट लेने के लिए क्या किया, बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था वो हेरिडेटरी कर गया। मतलब जो पावरफुल आदमी थे उसी को वो पोस्ट दे दिया गया, और उसको हेरिडेटरी बना दिया गया कि उसी का बेटा जो है आगे भी जाके उसी पोस्ट पे रहेगा। जैसे एग्जांपल है, हरिसेन जो था दोस्तों, वो एक महादंड नायक था। महादंड नायक मतलब मुख्य न्याय अधिकारी था, ठीक है। तो और उसका बाप भी वही चीज़ था, ठीक है। तो इसे पता चल रहा है कि जो पावरफुल लोग थे उनको पोस्ट जो है हेरिडेटरी कर दिया गया, ताकि उनका जो है समर्थन राजा को मिलता रहे, ठीक है। उसी तरह एक आदमी बहुत सारा ऑफिस को धारण किए हुए था। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर महादंड नायक होता था, महादंड नायक मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, तो साथ ही साथ वो कुमार अमात्य भी होता था। कुमार अमात्य मतलब उसको मंत्री भी बनाते थे, साथ ही साथ उसको जो है न्याय अधिकारी भी बनाया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ वो संधि विग्राहिक भी होता था। विग्राहिक मतलब होता है जो युद्ध और शांति के विषय का मंत्री था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वार एंड पीस। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ सकता है कि कुमार अमात्य क्या होता था, संधि विग्राहिका क्या होता था, महादंड न्याय क्या होता था, ये सब पूछ सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग थे, इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बोलबाला था। जैसे एक चीज़ होता है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है एक फेमस व्यक्ति जिसके पास खूब सारा पैसा होता था, खूब बड़ा व्यापारी होता था, उसको नगर श्रेष्ठी बोलते थे, जो एक बैंकर का काम करता था। एक सार्थवाह होता था। तो सार्थवाह कौन होता था दोस्तों? सार्थवाह होता था जो व्यापारियों का काफिला का नेता होता था, मतलब जो व्यापारी लोग का काफिला होता था उसका जो मेन नेता होता था उसको सार्थवाह बोलते थे, ठीक है। एक होता था प्रथमक कुलिक। तो प्रथमक कुलिक कौन होता था दोस्तों? चीफ क्राफ्ट्समैन। प्रथमक मतलब चीफ क्राफ्ट्समैन। तो जो लिपिक होते थे, जो कुछ लिखते थे, उनका जो नेता होता था उसको बोलते थे प्रथमक कुलिक। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ हद तक ये पॉलिसी सक्सेस भी था, लेकिन जब राजा कोई कमज़ोर मजबूत राजा था तब वो सारे ऑफिसर को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जब जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ गया तो जो ये ऑफिसर को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ये ऑफिसर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए और राजा कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। तो इसका फ़ायदा नुकसान दोनों था। ये पॉलिसी तभी तक सक्सेस था जब तक राजा स्ट्रांग था, और जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ गया तो ये सब जो लोग थे जिसके बारे में हम लोग अभी ने पढ़े, इन लोगों ने खुद को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और राजा बन गए, ठीक है। नए प्रकार का आर्मी की जो है गठन किया गया, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार ये लोग होते थे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ एक व्यक्ति होता था जिसका नाम होता था सामंत। तो सामंत कौन होता था दोस्तों? वो राजा के लिए युद्ध का पूरा हथियार जुटाता था। तो राजा उसको जनरली सैलरी वैलरी नहीं देता था, बल्कि ये व्यक्ति है, मान लीजिए इस व्यक्ति ने राजा को बहुत सारा हथियार और सेना वेना जुटा के दिया राजा को। तो राजा ने मान लीजिए किसी एरिया पे कैप्चर किया, तो इस एरिया को जो कैप्चर किया, जो भी सामान उमान होगा या ज़मीन होगा, वो राजा इस व्यक्ति को दे देता था, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसने राजा को मदद किया था सेना के थ्रू या औजार के थ्रू, हथियार के थ्रू, ठीक है। तो इस व्यक्ति को जो है, जो राजा को मदद करता था औजार से, हथियार से, सेना से, उसको हम लोग सामंत बोलते थे। फिर वही बात है कि जब तक राजा मजबूत होता था तब तक सामंत पे नियंत्रण रखता था। जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ, इस सामंत ने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित करके शासन करने लगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ठीक है। तो सभा मतलब होता था जहाँ पे लोग आके मिलते थे। तो ब्राह्मण लोगों का सभा होता था, ठीक है। तो ब्राह्मण लोगों का सभा को हम लोग दोस्तों बोलते थे, क्या बोलते थे?
सभा, ठीक है। तो ये जो सभा ब्राह्मण लोगों का जो जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे, जो जमींदार होते थे, उनके संगठन को हम लोग सभा बोलते थे। तो ये जो सभा होता था दोस्तों, ये मदद करता था सिंचाई में, एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, रोड वोड बनाने में, लोकल टेम्पल में। और जो आम लोगों का सभा था, जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके सभाओं को हम लोग बोलते थे उर, ठीक है। तो उर जो था वो आम कॉमन लोगों का था, आम आदमी का था, और जो सभा था वो था ब्राह्मण लोगों का, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग थे, उनका एक संगठन था जिसका नाम था नगरम, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बहुत सारे जो अमीर अमीर लोग थे वो लोकल जो है स्थानीय चीज़ में अपने को नियंत्रण रखते थे, और ये जो सभाएं थी बहुत सदियों तक काम करती रही, ठीक है। फिर आम आदमी के जीवन के बारे में भी लिखा गया है। तो उस समय बहुत सारे लेखक थे, कवि थे। एक कवि था कालिदास, जो चंद्रगुप्त II था उसके दरबार में रहता था। उसने किताब लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की लव स्टोरी है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है गरीब मछुआरे का वर्णन किया गया है। तो कहा जाता है कि शकुंतला जो था, एक बार क्या हुआ था, एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिली, जिस अंगूठी पे नाम था शकुंतला का, और उस अंगूठी को राजा ने गिफ्ट किया था। तो क्या हुआ कि जब मछुआरा को ये अंगूठी मिला तो सब उस पर आरोप लगाने लगे चोरी का। द्वारपाल ने उस पर जो था चोरी का आरोप लगाया कि इसने चोरी किया, थेफ्ट किया है, ठीक है। तो फिर बहुत जो पुलिस अधिकारी थे उसको बहुत बुरी तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट किए, उसको गाली गलौज के मारे पीटे भी। लेकिन जब राजा ने इस अंगूठी को देखा तो राजा खुश हो गया और उस मछुआरे को इनाम दिया, फिशरमैन को। लेकिन पुलिस वाले और द्वारपाल इतना बदमाश थे कि जो भी इनाम था उसको अपने में बांट लिया, और मछुआरे को के साथ जो है शराब खाने चले गए कि शराब खाना में उसको जाएंगे और मछुआरे को लूट के जितना भी उसको इनाम मिला है सब हम हड़प लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आम आदमी का कंडीशन कितना ख़राब था दोस्तों। साथ ही साथ एक चीनी यात्री था फाहियान, ठीक है। तो उसने आम आदमी के जीवन के बारे में बताया है कि उस समय कुछ लोग अछूत लोग कहा जाता था, अनटचेबल, ठीक है। बोला जाता था कि जब वो लोग जाते थे, ठीक है, किसी बाज़ार में या शहर के भीतर, ठीक है, तो वो एक लकड़ी का एक टुकड़ा को बजाते थे ताकि पता चले कि हम आ रहे हैं और हमको कोई छूना नहीं, हम क्योंकि हम अछूत हैं। तो आप देख सकते हो कितना ख़राब कंडीशन दोस्तों था, ठीक है। साथ ही साथ राजा का सेना के बारे में वर्णन है कि राजा जब भी जाता था कहीं आने जाने के लिए, घूमने के लिए, तो उसके साथ जो है डेली यूज का सामान, जैसे बकरी वकरी खाने पीने का सामान जो है, अलमीरा वलमीरा सब साथ में रहता था, ठीक है। और राजा का जो भी हाथी वाथी होता था वो जिस एरिया से जाता था वहाँ से तबाही मचा देता था, जो गरीब लोगों का घर होता था, ठीक है, उसको तोड़ देता था, ठीक है। तो इसे पता चल रहा है कि आम आदमी को उसमें कोई इज्जत ही नहीं था, ठीक है। तो सब चीज़ बोला जाता है कि स्वर्ण काल, जो गुप्त काल स्वर्ण काल था, गोल्डन एज था, वो गोल्डन काल नहीं था। आप देख रहे हैं कि आम आदमी का कंडीशन कितना ख़राब था, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 9 जो था वो दोस्तों कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, आर्यावर्त के बारे में पढ़ा, दक्षिणापथ के बारे में, वंशावली के बारे में, अनुवांशिक के बारे में, हेरिडेटरी ऑफिसर, सभा, सामंत और नगरम के बारे में दोस्तों पढ़ा, ठीक। अब ये कुछ आपका ट्रू एंड फॉल्स है, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। कुछ हम बना देते हैं। बोल रहा है हरिसेन कंपोज्ड ए प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुर सतकर्णी। देखिए हरिसेन किसका दरबारी कवि था दोस्तों, वो था आपका समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो ये तो गलत होगा। उसके बाद बोल रहा है कि द रूलर ऑफ आर्यावर्त बाउट ए ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। आर्यावर्त के रूलर ने ट्रिब्यूट नहीं लाया, बल्कि आर्यावर्त का जितना भी रूलर था उसको समुद्रगुप्त ने कुचल दिया था। भेंट कौन लाता था, आपका जो इनर सर्कल वाला था वो, ठीक है, जैसे ये वाले लोग लाते थे भेंट। जैसे आप देखिए ये आर्यावर्त था, ये वाला जो एरिया था, देखिए ये जो एरिया था ये आर्यावर्त था। तो इसको क्या किया समुद्रगुप्त ने कैप्चर कर लिया, लेकिन ये जो एरिया था उसको कैप्चर हरा तो दिया, लेकिन ये लोग ट्रिब्यूट लाते थे और ये लोग जो है अपनी बेटी को शादी के रूप में भेजते थे समुद्रगुप्त के पास, ठीक है, ये अंतर है। और ये भी हरा दिया इनको, ये लोग माफ़ी मांगे, पैसा दिए, उसके बाद इनको छोड़ दिया दक्षिणापथ के लोगों को, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना है, ठीक। फिर बोला देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ, ठीक है, सही बात है। बोला तक्षशिला एंड मदुरई वेर इंपॉर्टेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता, ठीक है। तक्षशिला मदुरई तो नहीं इंपॉर्टेंट था, पता है गुप्त के रूलर में शासन में नहीं था, है ना। फिर आइहोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवा, पल्लव का कैपिटल नहीं था, आइहोल किसका था, चालुक्य का था, ठीक है। लोकल असेंबली फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरी, सही बात है,
स्थानीय सभाएं थी, उर्स था, सभा था, नगरम था, ये बहुत सदियों तक काम करते रहा। फिर मेंशन 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में कौन कौन लिखा है, 3 ऑथर का आपको नाम बताना है। वाट चेंजेस डू यू फाइंड इन आर्मी एट दिस टाइम। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव हुआ, आप देखिए उसको। व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था में चेंज हुआ। अब देखिए कि बहुत सारे पोस्ट को हेरिडेटरी बना गया, सामंत का पोस्ट था, तो ये सारा चीज़ है, समझ में आ रहा है। इस तरह से दोस्तों हम लोग चैप्टर जो है 9 क्लास 6 का कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लास 10 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।